नमस्कार, न्यूज़ 24 के बिहार झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हर रोज की तरह एक बार फिर किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस बार हमारी चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार का प्लान बनारस वाला 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। ये प्लान बनारस वाला क्यों क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले ठीक 24 दिसंबर को रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा। रोहनिया विधानसभा क्षेत्र इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हिस्सा है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनसभा संबोधित करेंगे वाराणसी संसदीय क्षेत्र में, रोहनिया विधानसभा क्षेत्र। अब क्या ये रणनीति के तौर पे इस जनसभा का आयोजन हो रहा है? क्या नीतीश कुमार सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए उनके इलाके में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं? क्या रणनीति है इंडिया अलायंस की, जेडीयू की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की? इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और कौन से मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल है? मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी सौरभ बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ सुमित शशांक बने हुए हैं, जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार है, आरजेडी की तरफ से एजाज अहमद साहब हैं और राजनीतिक विश्लेषक अजीत नाहर साहब। चलिए देखिए, टीवी स्क्रीन पे सब लोग एक एक करके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एजाज अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत नाहर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज कुमार जेडीयू की तरफ से जुड़ गए हैं और बीजेपी की तरफ से सुमित शशांक जुड़ गए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत सुमित जी मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि आपका रिएक्शन बड़ा जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र में एक तरह से बिगुल फूंकने की कोशिश कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव का, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस बिहार में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में किस प्रकार से पलायन हो रहा है, मजदूरों का पलायन हो रहा है, बिहार के बच्चों का पलायन हो रहा है। तो जिस राज्य से सेवा क्षेत्र का पलायन हो जाता है, उस राज्य से अगर मुख्यमंत्री का पलायन हो गया तो ये कौन सी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत अर्जित की है 3 राज्यों में, इससे बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में वो इधर उधर घूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व तो संपूर्ण देश में सेवा के लिए कार्य करने के लिए जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से सेवा करके आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि आदिवासी माताओं बहनों के लिए जिस प्रकार से कार्य किया गया, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में दंडकारण्य के क्षेत्र में आपने देखा कि जिस प्रकार से बैगा जनजाति के लिए, भील जनजाति के लिए, भिलाला जनजाति के लिए और गोंड जनजाति के लिए जिस प्रकार से कार्य किया गया, लाडली बहन योजना के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जिस प्रकार से कार्य किया गया, ये कहीं ना कहीं इन योजनाओं के कारण आज भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, इस प्रकार से ये इंडी अलायंस के लोग घबराए हुए हैं। पर इंडी अलायंस में जिस प्रकार से इन लोगों की जो बौखलाहट और हड़बड़ाहट है, इसी का परिणाम निकल करके आता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं। परंतु ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है, वो इसी प्रकार से है। इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में बड़े ही बहुमत के साथ संपूर्ण देश में सेवा के लिए आने वाली है। नीरज कुमार जी जवाब दीजिए, क्या क्या कारण है ये आप अब बिहार से निकलकर क्या सीधी टक्कर प्रधानमंत्री मोदी को देने जा रहे हैं? देखिए, हर एक राजनीतिक दल को सभा और कार्यक्रम करने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप बदला है तो इसकी चर्चा तो किया जाना प्रासंगिक है। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि 3 राज्यों में जीत से घबरा गए। बिल्कुल, हम घबरा गए, थरथरा गए, लेकिन कम से कम हमने जगत जननी सीता का अपमान नहीं किया है। आपने राज्य में एक ऐसे नेता का चयन किया है, डॉक्टर मोहन यादव का, ये तो वीडियो आपको दिखा दें, जिन्होंने यह कहा कि माँ सीता वन नहीं गई थी, भगवान राम से उनका तलाक हुआ था, तलाकशुदा है सीता। यह कहा उन्होंने कि माँ सीता पृथ्वी में नहीं समाई थी, बल्कि
उन्होंने राम के सामने आत्महत्या की थी। ये फर्जी हिंदुत्व जो आपका है, इससे हम घबराए हुए हैं कि आप हिंदू धर्म के कैसे पैरोकार बन गए कि जो माँ सीता का अपमान करे वह भारतीय जनता पार्टी में सम्मान करे। अस्वाभाविक है, मैं इसको अस्वाभाविक भी नहीं मानता हूं, क्योंकि जगत जननी सीता बिहार की है। सीता इनको याद नहीं आई। देखते हैं ना, हम लोग शादी विवाह जब करते हैं तो 7 फेरा लगाते कि हम अपनी पत्नी को ये वचन देते हैं। ये हिंदू परंपरा है, तो परंपरा के अनुसार हमको लगता है सही है काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम तो इनको याद आ गए, लेकिन अब बोलना तो हमको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो सीता का अपमान करना इनके राजनीति का डीएनए है, ये बताने में तो दिक्कत होगी। और यह जानना भी जरूरी है कि वाराणसी माँ गंगा ने बुलाया है, ये हम ही को बोलने का अधिकार है। तो गंगा में गाद ने दिखाया, हमने गाद दिखाया है, हम दिखाएंगे पटना का मेरिन ड्राइव। माँ सीता के जन्म स्थली का कल शिलान्यास हो रहा पुरोना धाम का, उसकी कार्य योजना दिखाएंगे। हम यह दिखाएंगे वहां का स्लाइड से बजापटा कि काशी कॉरिडोर बनाने के नाम पर जो अच्छा बना है उसकी प्रशंसा हम सब लोग करते हैं। 150 शिवलिंग आज भी वाराणसी के लंका थाना में के हाजत में बंद है। हम दिखाएंगे कि भगवान शिव का देखिए क्या उपाय हो कर रहे हैं ये लोग। यह बताएंगे लोगों को कि वाराणसी में भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया गया, इसका पुनर्स्थापना नहीं कराया गया। यहाँ राजमार्ग के विकास में बिहार में मंदिर अगर टूटे, मस्जिद टूटे तो उसको दिखाया है हमने। तो हम इन चीजों को दिखाएंगे वहां ना कि भाई हम इतने लोग, हम वहां तो हिंदुत्व का शासन है। हिंदुत्व के शासन में अमित शाह का डेटा यह कहता है, हमारा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि बुलडोजर बाबा के यहाँ सबसे ज्यादा हत्या हो रही है, SC ST के प्रति अपराध सबसे ज्यादा हो रहा है। तो भाई लोकतंत्र में अपनी बात तो कहने का अधिकार सबको है, और सीधी टक्कर देना नहीं देना ये तो इंडिया अलायंस तय करेगा, लेकिन अपनी बात को कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं 688 मंदिर तोड़े डाले गए और उसका पुनर्स्थापना नहीं किया गया। बिहार में जो भी मंदिर टूटा, मस्जिद टूटा, राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में उसका पुनर्स्थापना कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जो लाए हैं चुन करके एकदम कलाकार, मोदी जी, शाह जी और JP नड्डा का आशीर्वाद है कि माँ सीता को गाली दो और राम भक्त कहलाओ। यही है हिंदुत्व। कहाँ पढ़े। और एक मैं बीजेपी के नेता का बयान सुन रहा था कि यहाँ के JDU के नेता शराब पीने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कायर है। कहिए कि किसी पुराण में लिखा हुआ है कि शराब पीना जरूरी है, कहिए कि बिना शराब के प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवती नहीं प्रसन्न होती है, महादेव प्रसन्न नहीं होते हैं, और कार्रवाई करिए। कौन रोक रहा है आपको? हो गया आपका पॉइंट, हो गया। अहमद साहब, क्या ये माने कि इंडिया अलायंस अब नीतीश कुमार को एक तरह से प्रधानमंत्री के तौर पे पेश कर रही है? यही वजह है कि अब सीधा अटैक जो है, सीधा पहला प्रहार जो है नीतीश कुमार मोदी जी के इलाके में जा रहे हैं, वहां पे रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। अहमद साहब, एजाज अहमद साहब। जी देखिए रवि जी, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय नीतीश जी का अभी 3-4 स्टेट का ही प्रोग्राम निकला है, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी दिखाएंगे। और स्पष्ट रूप से इनको पता है कि जो बिहार मॉडल है वो नफरत को समाप्त करके नौकरी पर राजनीति की ओर ले जाने का काम किया है। बुलडोजर बाबा के यहाँ से जो लोग आए उत्तर प्रदेश से यहाँ नौकरी प्राप्त करने के लिए, BPSC में परीक्षा देने के बाद जब परिणाम आया तो उन लोगों ने एक ही बात कहा कि उत्तर प्रदेश में हमको सिर्फ भरम और धर्म दिखाया जाता है, और बिहार में रोजगार नौकरी दे करके जो सरकार ने काम किया है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि युवाओं के हितों में और युवाओं के लिए ये सरकार काम कर रही है। इसलिए ये बेहतर सरकार है, और इस सरकार को पूरे देश स्तर पर इस मॉडल को ले जाना चाहिए।
और स्पष्ट रूप से हमारा मॉडल है नफरत को समाप्त करके रोजगार की ओर लोगों को ले जाना। हमारा मॉडल है बिहार में जिस तरह से हमने विकास किए हैं उस विकास के आयाम को दिखाना। हमारा मॉडल है बुलडोजर की नीति से किसी भी अपराधियों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा स्थिति होता तो उत्तर प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या नहीं होती और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। वहां पर अपराधियों को पिक एंड चूज, कहीं ना कहीं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। तो इनके साथ वाले लोग हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं। तब इनके सांसद जो महिलाओं का अपमान किए, महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं किए, यौनाचार की घटनाएं किए, पूरा महिला खिलाड़ी आंदोलित रही, लेकिन बुलडोजर बाबा को उनकी बात याद नहीं आई कि हम उनके घरों तक बुलडोजर लेकर के पहुंच जाए और बताएं कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को हम सबक सिखाना जानते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उस राजनीति का पोल खुल चुका है और ये जो इतरा रहे हैं 3 राज्यों के चुनाव जीतने पर, इनको तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि 3 राज्यों में इनकी स्थिति क्या हो गई है। ये जो मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को चुन रहे हैं, अभी नीरज जी ने कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संबंध में हम बताना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इन्होंने जो चुना है वो इतने बड़े गालीबाज हैं, इतने असभ्य भाषा का इस्तेमाल किए हैं कि एक सभ्य व्यक्ति उस भाषा को नहीं सुन सकता है और उन्होंने पदाधिकारियों को गला काटने तक की बात की है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ये चूज कर करके जानबूझ करके ला रहे हैं ताकि लोगों पर इनका जो आतंक है, इनका जो भाषाई सोच है वो कायम रहे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या करती है वो देश की जनता भी समझ रही है और देश की जनता ये स्पष्ट रूप से प्रमाण दे चुकी है कि हम दो हमारे दो की राजनीति देश में नहीं चलेगी। देश में चलेगा तो गरीबों का उत्थान, देश में चलेगा तो रोजगार, देश में चलेगा तो छात्रों के हितों में। ठीक है, मैं अभी नाथ साहब की तरफ से ये रवि जी की आवश्यकता है। ठीक है, नाथ साहब क्या देश में नीतीश बना मोदी चलेगा, कोशिश तो अब यही हो रही है। जी देखिए, अभी जो स्थिति है लोकतंत्र की पिछले 5, 7, 8, 10 सालों से पूरा देश चुनावी मोड में ही रहता है। पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग सिर्फ चुनावी मोड में ही दिखते हैं। पूरे साल भर सिर्फ चुनाव की बातें होती है, विकास की बातें नगण्य हो गई, जातिगत आधार पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश का तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। बात करते हैं अगर नीतीश कुमार जी की, जो वाराणसी से अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने वाले 2024 लोकसभा के संदर्भ में, तो 2024 के संदर्भ में इस वक्त में जब 4-5 स्टेट के जो रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से तो इंडिया अलायंस बहुत बैकफुट पर है। इंडिया अलायंस के पास में कोऑर्डिनेशन नहीं। नीतीश कुमार जी की यात्रा ये तो बिल्कुल साबित करती है कि इस अलायंस के पास में एक दूसरे का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई भी सहयोगी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसका पूरा फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। और ऊपर से मोदी जी को अगर इस वक्त में घेरा जाएगा, मोदी इस वक्त ऐसा ब्रांड निकल करके आया है स्टेट इलेक्शंस के बाद में, जिसको अभी इस वक्त में पराजित करना बहुत असंभव टाइप है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे इन चुनावों में तो ज्यादा फर्क नहीं है। 8% का फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। 4% का अगर फर्क आ जाए तो दोनों बराबर आ जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान ना देते हुए सब लोग यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, सभी बड़ी बड़ी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना प्लानिंग कर रही है। तो ये तो दिख रहा है कि प्लानिंग में बहुत बड़ा अभाव है और इन लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसका आने वाले चुनावों के अंदर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। और मोदी फैक्टर वापस इतना आसान नहीं है उसको खत्म कर देना। तो मुझको नहीं लगता है बहुत बढ़िया मूव है नीतीश कुमार जी का वाराणसी से स्टार्ट करना। इस वक्त तो जितना मोदी से दूर रहा जाए इन लोगों के लिए अच्छा है, ये मेरा व्यक्तिगत मतलब आकलन है। बाकी तो इनकी लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, जैसा नीरज कुमार जी ने भी कहा, सबको अपना अधिकार अपनी बात रखने का, लेकिन बात किस तरीके से रखी जाए जो जनता के हित में हो, जनता को समझ में आए और जनता उस पर निर्णय ले, ये लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मुझको नहीं लगता कि इंडिया अलायंस इस वक्त में सही स्थिति में है। ठीक है, सौरभ आपकी तरफ। सौरभ, किस तरह से देखें इस मूव को? प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां पर नीतीश कुमार की जनसभा। जी बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात है कि ये पार्टी की रणनीति है, जदयू की रणनीति है कि अगर
चुनावी सभा का आगाज करना है, अगर स्टार्टिंग करनी है, तो मोदी जी का यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि रोहनिया में वो जाकर जनसभा करेंगे और लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि पिछले 1 सालों में जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद बिहार में परिवर्तन क्या क्या हुआ, चाहे जाति आधारित गणना की बात करें, उसके आंकड़े जो जारी हुए हैं उसकी बात करें, या फिर बिहार में आरक्षण जो लागू हुआ उसकी बात करें, या फिर अभी तक लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी जा चुकी है और ये भी सरकार लगातार दावा कर रही है कि आने वाले समय में लाखों युवाओं को और भी नियुक्ति पत्र देगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। तो ये सारी बातें जो है ये आप दूसरे स्टेट में अगर जाके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं तभी उसका जो प्रभाव है वो आपको 2024 में दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया जदयू का या मुख्यमंत्री का कदम नहीं हो सकता है कि सीधे तौर पर अब वो एकदम बिल्कुल आर पार के मूड में आ गए हैं और सीधा जो है वो संसदीय क्षेत्र यानी बनारस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, सीधा अपने जनसभा का आगाज वहीं करने जा रहे हैं। वहां के लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने 1 साल में बिहार को कितना बदला है, हमने क्या क्या दिया है बिहार को, चाहे महिला आरक्षण की बात हो या महिलाओं को नौकरी में जो 35% जो आरक्षण दिया जा रहा है उसकी बात हो, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने काफी सोच समझकर या जदयू ने काफी सोच समझकर बनारस संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री का पहला प्रोग्राम रखा है। और उसकी एक वजह यह भी है कि जो हाल के दिनों में जो रिजल्ट आए हैं, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो या फिर राजस्थान का हो, जिस तरीके से जो कांग्रेस को हार मिली है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को अब लगने लगा है कि बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर आगे आकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और शायद इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जनसभा जो है वो बनारस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में रखी है। और इसका एक कारण आप ये भी कह सकते हैं कि काफी दिनों से, जब से इंडिया गठबंधन बना है, उसके पहले से ही जो जदयू के नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि इस गठबंधन के सूत्रधार हैं नीतीश कुमार। और अभी तक जो उन लोगों को उम्मीद थी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो उम्मीद थी कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस उम्मीद पर उसका कुछ मतलब सफलता मिला नहीं है। अभी तक नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कुछ भी नहीं बनाया गया है। तो ये नाराजगी चाहे जदयू के तरफ से हो या मुख्यमंत्री के तरफ से हो, ये नाराजगी साफ तौर पर बार बार देखी जा रही है। और मुझे लगता है कि तीनों स्टेट में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो हार हुई है कांग्रेस की, तो अब नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला लिया है और वो अब समझ गए हैं कि उन्हें अगर 2024 की लड़ाई लड़नी है तो फ्रंट पर आकर लड़नी होगी। और इसीलिए मुझे लगता है बनारस संसदीय क्षेत्र में रोहनिया को चुना गया है कि वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली सभा होगी। जी ठीक है। सुमित जी, रिस्पॉन्ड आपको करना होगा, तमाम तरह के सवाल तमाम प्रवक्ताओं ने उठाए हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जब तुलनात्मक अध्ययन की बात होती है तो आप तुलनात्मक अध्ययन में यह पाएंगे कि अभी हाल ही में G20 का बहुत बड़ा सम्मेलन जो है वो भारत की भूमि पे हुआ था और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अंत्योदय की बात करती है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करती है। महाउपनिषद के शब्द वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण विश्व को अपना कुटुंब कहा। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षित हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग उपेक्षित हैं, उन्हें भी G20 के मंच पे अगर किसी ने शामिल करवाने का प्रयास किया तो आपने देखा होगा कि अफ्रीकन यूनियन के 55 से भी ज्यादा राष्ट्रों के समूह को किस प्रकार से G20 के सम्मेलन में शामिल होने का मौका जो है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ। तो यह दिखाता है कि न केवल देश के लिए, वैश्विक प्रतिबद्धता के लिए अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं।
संपूर्ण देश में 2014 के बाद आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, इन सभी विषयों पर लगातार कार्य किया गया। कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में न केवल वैक्सीन की उपलब्धता करवाई गई, वैक्सीन की उपलब्धता के बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे एफसीआई के गोदामों में इतना अनाज पड़ा हुआ था कि कुल 1 वर्ष तक अगर हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति उस भोजन को करे तो भी वो भोजन समाप्त नहीं हो। उसे आम जनता तक, गरीब जनता तक पहुंचाने का अगर किसी ने कार्य किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना थी। अब रही बात नीरज कुमार जी की, मैं बातों पर बोलना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि जगत जननी मां सीता का प्रदेश है बिहार। निश्चय ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, आदर्श, विचार, संस्कार पर इस भारतवर्ष की नींव रखी हुई है। परंतु जिन पार्टियों के साथ आज ये गठबंधन चला रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक इंडी अलायंस के नेता ने किस प्रकार से सनातन संस्कृति के ऊपर आघात किया, सनातन मान्यताओं के ऊपर आघात किया, किस प्रकार से इनके शिक्षा मंत्री जो हैं वो रामायण को दिग्भ्रमित करने वाला बताते हैं, किस प्रकार से इनका एक विधायक जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। तो इन्हें, इन लोगों को लगाम लगाने के बजाय सत्य सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले जो 100 करोड़ से भी जो ज्यादा जनता भारत में रहती है और उनको अगर प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी प्रदान करने का कार्य करती है तो उनके ऊपर आघात पहुंचाने का कार्य ये क्यों कर रहे हैं, इनसे पूछिए। और एजाज अहमद जी ने अभी बोला कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो गालीबाज हैं। तो इनको मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने एक राज्य में गुंडा तंत्र स्थापित करके रख दिया, जिन लोगों ने राज्य में बिहार से लोगों को पलायन पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया, हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कारियों को कहीं ना कहीं इस राज्य में सबसे ज्यादा खुलेआम छूट अगर प्रदान की गई तो जंगल राज पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चीज को आपने देखा होगा। और वही लोग बैठ करके देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व तो संपूर्ण विश्व स्वीकारता है, जिनके प्रतिनिधित्व को कहीं ना कहीं आज संपूर्ण विश्व मान रहा है, जिनके कारण भारत आज पीपीपी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ चला है, जो संपूर्ण विश्व को अपना कुटुंब मानता है, जो संपूर्ण विश्व के लोगों की बात करता है, उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात होती है तो मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात होती है तो मैं बताना चाहूंगा जिन लोगों को इंडी अलायंस के लोगों ने उपेक्षित करके रखा, जिन लोगों को इंडी अलायंस के लोगों ने, जिन आदिवासी समुदाय के लोगों को कभी इन लोगों ने पूछा नहीं, उन लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अगर किसी ने कार्य किया तो वह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उन्हें। नीरज जी जवाब दीजिए। हम केवल यही जवाब चाहते हैं कि G20 तो एक रूटीन वर्क है। ये आपको अच्छा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को G20 के लिए विदेशी मेहमान की ये थाली है और हाथ धुलवा रहे थे आप देश के प्रतीक चिन्ह पर। यही देश का स्वाभिमान है, यही देश का संस्कार है। ये प्रतीक चिन्ह है हमारा, अशोक चक्र। ये कहाँ रखा हुआ देख लीजिए, सोना चांदी का थाली। जरा हमको ये बताइए, जरा सही सीधा ये 1 to 1 सवाल होने दीजिए। क्या ये प्रतीक चिन्ह पर हाथ धुलवाने की? बीच में नहीं बोलिए, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा। अरे आप बिल्कुल आप करते हैं, आपकी पार्टी, हम पूछते हैं। अरे हम दूसरी बात में हमसे भी वही, अरे हमसे भी क्या, मैं तो दूसरी तीसरी सारी बातें बता रहा हूँ ना। मैं बता रहा हूँ ना कि सीधी सी बात है। एक मिनट रवि जी, सीधा सवाल पूछिए। रवि जी सीधी सी बात है, दाएं बाएं नहीं जाइए, सीधी सी बात है। सीधा सवाल, इन लोगों ने एक अलायंस बनाया। आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आता है ना, तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो है वो एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो विकास की जब बाढ़ आई है, रवि जी, जब विकास की बाढ़ आई है तो विभिन्न प्रकार के जो नेता है ना, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दिया, अपने अपने राज्य में भ्रष्टाचार के नए आयाम गए, उन लोगों ने एक समूह बनाया। और ठीक है, मेरा सवाल नंबर 1, रवि जी, G20 एक रूटीन सम्मेलन था, इसको इवेंट बनाया। क्या नरेंद्र मोदी को यह अधिकार है
कि देश के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ पर कोई विदेशी मेहमान का हाथ धुलवाए? क्या इसका अधिकार है? भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति में ये नई संस्कृति का विकास कर रही है? और मैं ANI का दे रहा हूं, नहीं तो आप मुझ पर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा है, दूसरा सवाल आपसे है कि क्या मोहन यादव जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, आप अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुसरण करने वाले बताते हैं? क्या आप इस बात की निंदा करेंगे कि सीता वन नहीं गई थी बल्कि उनका तलाक हुआ था? तलाक शुदा सीता है जगत जननी। आप हाँ या ना में बोलिए। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या मां सीता ने आत्महत्या किया था? अगर नहीं, ये गलत बयान है, तो क्या मोहन यादव जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान के लिए अपनी निंदा किया, कहा कि मैं अपनी निंदा खुद करता हूं, क्या इतना नैतिक बल है भारतीय जनता पार्टी में कि नरेंद्र मोदी ने जिनको नेता चुना है उसके लिए अपनी निंदा खुद करे कि हम इसके लिए दोषी हैं? और तीसरी बात, अंत्योदय की बात आप करते हैं, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि 84 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं आज। 84 करोड़ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का दावा है। दूसरी तरफ यह दावा भी करते हैं कि 14.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। भोजन के मामले में तो आप निर्भर बना नहीं पाए। सच को कबूल करिए ना, सच को कबूल करने में। और आप शिक्षा मंत्री का बोल रहे थे, हम लोगों ने तो इसका प्रतिरोध किया, लेकिन आप हमको यह बताइए कि माननीय जीतन राम मांझी जी ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। आप सहमत हैं या असहमत है, बताइए सीधा, क्योंकि गठबंधन के घटक दल आप हैं। आप भगवान, तो हम पूछना चाहते हैं आपसे, अल्पेश ठाकुर का नाम जानते हैं ना? जाफी के राजनीतिक सहवाला है, भारतीय जनता पार्टी में अभी उनका शरीर और आत्मा दोनों है। और अल्पेश ठाकुर ने क्या ठाकुर सेना बनाई थी, याद करिए। गुजरात से लोगों को भागना पड़ा था, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को भागना पड़ा था, तो क्यों शामिल कराया? चौथा, भ्रष्टाचार। एक मिनट, भ्रष्टाचार पर हम केवल एक बात जानना चाहते हैं, कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं जानना चाहते हैं। अजीत पवार जी वहां मंदिर में प्रवेश के लिए जेल गए थे, मैंने मंदिर में प्रवेश कराने के लिए गए थे कि दुनिया के अंदर में यह चेहरा कौन दिखाएगा कि मां सीता का अपमान आपका प्रेरणा स्रोत हो गया? जगत जननी सीता के प्रति अपमान करने वाला आज आपकी नजरों में सम्मान पा रहा है। इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अब बाकी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा अनुरोध होगा, एक एक सवाल पूछते जाए हमसे। अगर हम में सामर्थ्य होगा तो हम जवाब दे पाएंगे, नहीं होगा सामर्थ्य नहीं जवाब दे पाएंगे। नीरज जी, आज पूरा मौका दिया सौरभ, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रवक्ता जो हमारे हैं वो डिबेट को कभी राम की तरफ ले जा रहे हैं, कभी सीता की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार पे ज्यादा फोकस हो, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पे ज्यादा फोकस है। तो ये एक हमने देखा था जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जताई थी कि कहा था कि कांग्रेस सही तरीके से ध्यान नहीं दे रही है, कांग्रेस पे हम जिस तरह के नतीजे भी आए विधानसभा के, उसको देखकर आप क्या ये माने कि जेडीयू हो या फिर इंडिया अलायंस के तमाम राष्ट्रीय दल हो, उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें खुद लीड में आना होगा, खुद फ्रंट पे आना होगा और आगे लड़ना होगा। इसलिए नीतीश कुमार अब वाराणसी जा रहे हैं और वहां पे रैली कर रहे हैं, सीधी टक्कर। जी बिल्कुल रवि, जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि अब नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है। कारण कई पब्लिक मंच पर भी नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस का जितना ध्यान इंडिया गठबंधन पर होना चाहिए उतना ध्यान नहीं है। हालांकि उस समय कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि 5 राज्यों का चुनाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद सारा जो फोकस है, सारा जो ध्यान है कांग्रेस का, वो इंडिया गठबंधन पर ही आएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग की तारीख तय हुई, फिर वो रद्द हुआ, फिर दूसरी तारीख तय हुई, और जब पहली तारीख तय हुई थी तो नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए यह कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि बैठक होने वाली है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को या उनकी जो पार्टी है उनको अच्छी तरीके से पता है कि कांग्रेस का जितना ध्यान या जितना फोकस इंडिया गठबंधन
को देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि माफ कीजिएगा, जब पहली मीटिंग पटना में हुई थी, उसी समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो नीतीश कुमार ने ये कहा था कि मेरा काम जो था वो हमने कर दिया। मेरा काम था सभी विपक्ष पार्टियों को एक मंच पर लाना, एक मंच पर बैठाना, वो हमने कर दिया। आगे का जो काम है, चूंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो आगे का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। ये सबके सामने नीतीश कुमार ने कहा था। कांग्रेस के नेता चाहे राहुल गांधी हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी वहां पर मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर उसके बाद कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी कि आगे की बैठक की जो तारीखें हो उसको तय की जाए, बैठक में मुद्दा क्या क्या होगा ये तय की जाए। लेकिन आप देखेंगे 3 बैठक हो चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा परिणाम जो निकल के सामने आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। 2024 का अगर चुनाव में अगर आप समय देखेंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार को लगा कि अब बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर आके खेलने की जरूरत है, अब मोर्चा संभालने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बेहतर बनारस संसदीय क्षेत्र में जनसभा करने से और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए काफी सोच समझकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने फैसला लिया है इसी कड़ी को नाहर साहब की तरफ में ले जा रहा हूँ। नाहर साहब क्या ये माने कि सिर्फ जनसभाएं करने से नहीं होगा, अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देनी है तो जाइए आप वहां से चुनाव लड़िए। तो चुनाव भी लड़ पाएंगे क्या नीतीश कुमार, या सिर्फ जनसभाएं करेंगे या बस एक माहौल बनाएंगे? जी, चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन मुझको नहीं लगता उस चुनाव लड़ने में इतना बड़ा फायदा इस वक्त में होगा। वक्त सही नहीं है, चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है, सबको सबके सामने आने का अधिकार है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी इंडिया अलायंस की वो है पक्ष का, मतलब सरकार के जो काम अधूरे हैं या सरकार ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए हैं, वो जनता को आकर के बताए। सड़कों की बात करते हैं, इतने किलोमीटर पर डे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतनी सड़कें बना रहे हैं, लेकिन वो दावे जब हम सड़क पर उतरते हैं तो वो खोखले साबित होते हैं। हम बात करते हैं जीडीपी की, वो दावे खोखले साबित होते हैं धरातल के ऊपर। तो क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या करती है कि पूरी दुनिया उसके आकर्षण में चली जाती है, या सारी जो वोट है उसकी तरफ ये चले जाते हैं? तो कुछ तो अलग करते हैं ये लोग। तो ये बात तो निश्चित है। तो ये बात इंडिया अलायंस कब समझेगा? तो इंडिया अलायंस वो चीज समझ नहीं पा रहा है, और उनमें जो कोऑर्डिनेशन का अभाव है वो सबसे बड़ा कारण है। अब नीतीश कुमार जी अपनी प्लानिंग करके अकेले निकल गए, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में अकेले निकल जाते हैं, फिर कोई और दल आएगा वो अलग यात्रा में निकल जाएगा। इस तरीके से पूरा इंडिया अलायंस एक साथ काम कैसे करेगा? और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। उनका संगठन इतना मजबूत है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उठा करके वो मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन एक भी जगह से विरोध का स्वर नहीं उठता है। ऐसा अलायंस क्या इंडिया अलायंस बन पाएगा? जो उस वक्त में संभव नहीं दिख रहा है। आने वाले समय क्या होगा किसी को नहीं पता, बट इस वक्त में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने ले चुकी है इंडिया अलायंस के सामने में। तो लेकिन वक्त बहुत कम है लोकसभा चुनाव का। अब नीतीश कुमार जी अगर अपनी प्लानिंग वाराणसी स्टार्ट कर रहे हैं तो बाकी कांग्रेस क्या करेगी, आरजेडी क्या करेगी? क्या ये अपनी अपनी प्लानिंग अलग अलग करेंगे? क्या अपने अपने जो प्रचार होगा वो अलग अलग करेंगे, या मिल करके सामूहिक रूप से एनडीए भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे? तो उसमें बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है। तो बनारस से सिर्फ चुनाव प्रचार का अभियान स्टार्ट करना, सिर्फ ऐसा कर देने से नीतीश कुमार जी या जेडीयू या इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा? मुझको नहीं लगता ये वक्त सही है, इस वक्त में इतना बड़ा फायदा इंडिया अलायंस को या नीतीश कुमार जी को हो पाएगा। तो यहाँ पर मुझको लगता है कि जो काम नहीं हुए हैं, जो वादे भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने किए हैं पिछले 10 सालों में, और जो खोखले हैं उनको लेकर के आना चाहिए पूरे देश में एक साथ एक समय में। अगर वो कर पाएंगे तो शायद मुझको लगता है इंडिया अलायंस को थोड़ा फायदा हो पाएगा। ठीक है अहमद साहब, जो अभी एक देखा जा रहा है देश की पॉलिटिक्स में, जो अभी विपक्ष के पास सबसे बड़ी कमी नजर आई वो एक चेहरा नहीं है जिसको लेकर ये कहा जाए कि इस चेहरे को लेकर हम खड़े हो जाएं कि ये प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे। चेहरे बहुत है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, लेकिन ये क्षेत्रीय चेहरे हैं। बिहार में नीतीश कुमार पे मुक्त हो सकते हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपना प्रभाव दिखा सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर अभी भी इंडिया अलायंस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके। रवि जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा है, और मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता हमारे साथ खड़ी है। क्योंकि मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है भ्रष्टाचार को सदाचार का। अहमद साहब कहाँ खड़ी है? विधानसभा चुनाव हार गए आप पूरे उत्तर भारत में,
तो जो इंडिया अलायंस के आपके पार्टनर है कांग्रेस बहुत बुरी तरह आ रही है। रवि कोई जी मुद्दा उनका नहीं कर रहा है। रवि जी चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन एक बात सबको समझनी चाहिए कि चुनाव में किस तरह से जनता का समर्थन मिला ये दिखता है और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से ये अभी अंत्योदय की बात कर रहे थे, ये जब सत्ता में आए थे 2014 में, तो अंत्योदय की संख्या थी 2014 में 45 करोड़, आज बढ़ करके हो गया 85 करोड़ के करीब। ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हम गरीबों को उनके घर तक अनाज दे रहे हैं। भाई आप अनाज दे रहे हो, लेकिन लोगों की सोच समाप्त कर दिए हो। 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लोगों को लाइन में खड़ा कर दिए हैं। आप उनके पारिवारिक स्थिति को किस स्थिति में पहुंचा दिए हैं ये देखने की आवश्यकता है। और आपके जो उद्योगपति मित्र हैं 2, उनको आप कहां पहुंचा दिए हैं कि वो देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बनते हैं। और देश के अंदर गरीबों की संख्या जो नंबर 1 बन गई है, उसमें आप कौन सा रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और आप तो कहा करते थे कि अगर हम गरीबों के हित में, आम जन के हित में कोई काम नहीं करेंगे तो झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है आपने झोला नहीं उठाया, ठीक है, पकड़ा दिया अपने फोटो का। ये है आपका सबसे बड़ा काम। ठीक है। देश की सबसे बड़ी ये है आपकी गारंटी। सबसे बड़ी सियासी जंग 2024 में होनी है। सेमीफाइनल में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने चेहरा कौन होंगे? नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं, ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाएं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी की महत्वाकांक्षाएं है प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन क्या इंडिया अलायंस किसी एक नाम पे सहमति बन पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर।